वेलकम ऑन सोल स्टडी। आज मैं आपके साथ हिंदी का एक न्यू चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूँ जिसका नाम है अब नहीं आती पुलिन पर प्रतिमा, और इसको लिखा है ज्ञान रंजन ने। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करना ना भूलें। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है वो ज्ञान रंजन ने लिखा है, इसके राइटर ज्ञान रंजन है और इनकी एक पुस्तक है कबाड़ खाना नाम से। ठीक है, तो उसी बुक के अंदर का ये चैप्टर लिया गया है अब नहीं आती पुलिन पर प्रतिमा। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे इलाहाबाद की, बात करेंगे कि लेखक जो है उन्होंने बताया है कि इलाहाबाद जो है वो क्या है और उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इस चैप्टर में लेखक जो है वो इलाहाबाद को खोजने का प्रयास करते हैं कि इलाहाबाद जो है एक ऐसा शहर है जो कहीं दब गया था, इसलिए वो उसे खोजना चाहते हैं। जिस तरीके से हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, इन सब की खोज हुई थी और ये सभी इम्पोर्टेंट थे हमारे लिए, वैसे ही क्या है कि इलाहाबाद की खोज भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जो अनेक साहित्यकार थे उन्होंने भी बहुत चीज़ें लिखी हैं इलाहाबाद के बारे में, लेकिन लेखक को सबके विचार अच्छे नहीं लगे। लेखक को जिनके विचार अच्छे लगे वो थे निराला थे, अज्ञेय थे, मुक्तिबोध, धर्मवीर। ठीक है, ये सारे क्या हैं, साहित्यकार हैं जो इन्होंने सभी ने इलाहाबाद के बारे में कुछ लिखने का प्रयास किया है, तो लेखक को इनके विचार अच्छे भी लगे। फिर लेखक बताता है कि इलाहाबाद की कभी कभी तुलना, बहुत पहले की बात करें कि पहले जिसकी तुलना की जाती थी वो पेरिस से की जाती थी। ये विश्व का एक ऐसा मात्र शहर था जिसने बहुत सारे रचनाकार दिए। कहने का मतलब है कि बहुत सारे रचनाकारों ने, राइटर्स ने, साहित्यकारों ने इलाहाबाद के ऊपर बहुत सी बातें लिखी थी। आगे लेखक बताता है कि इलाहाबाद जो एक कमज़ोर शहर है, कहने का मतलब है इसका बैंक बैलेंस इतना अच्छा नहीं है, ये आर्थिक दृष्टि से क्या है, कमज़ोर है। लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पर जो साहित्यकार हैं, जो लेखक हैं, वो आते जाते रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे साहित्यकार आते हैं, अपनी रचनाएं लिखते हैं। ठीक है, तो लेखक कहता है कि यहाँ पे साहित्यकारों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो शहर है वो तरक्की नहीं कर पाया है। ठीक है, इसके आगे लेखक बताता है कि लेखक कहता है कि बनारस की तुलना में इलाहाबाद जो है वो साहित्यकार के रूप में एक सफल केंद्र है, क्योंकि इलाहाबाद में साहित्यकार आते जाते रहते हैं और यहाँ पर बहुत सारे साहित्यकारों ने अपने साहित्य भी लिखे हैं। इसके बाद लेखक बताता है कि जब हमारे देश को आज़ादी मिल गई थी तो उसके बाद क्या होता है कि इलाहाबाद का स्वरूप जो था वो बदलता जा रहा था। ठीक है, अंग्रेज़ों का शासन जो था इलाहाबाद के जड़ों में गहरे रूप से फैल गया था। उस टाइम हमने रियलाइज़ नहीं किया था कि इलाहाबाद में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन बाद में पता लगा हमें कि इलाहाबाद जो है वो अंग्रेज़ों के कीड़े उसमें लग चुके हैं। ठीक है, तो उस समय सिर्फ निराला जी जो थे, निराला जी हमारे जो राइटर हैं, उन्होंने इस बात को पहचान लिया था और उन्होंने एक पंक्ति कही थी कि अब नहीं आती पुलिन पर प्रतिमा। उन्होंने इसमें जो इलाहाबाद में अब इलाहाबाद का जो साहित्यिक स्रोत था वो सूखना आरंभ हो गया था। कहने का मतलब है कि पहले ये रचनाकारों के लिए एक प्रेरक बिंदु था, यहाँ पर रचनाकार आते जाते रहते थे, लेकिन अब क्या कम हो गया था ऐसा। तो जो हमारे निराला जी थे उन्होंने इस बात को बहुत पहले ही जान लिया था कि अब इलाहाबाद का साहित्यिक स्रोत जो है वो सूखना शुरू हो गया है, इसलिए उन्होंने ये पंक्ति लिखी थी कि अब नहीं आती पुलिन पर प्रतिमा। लेखक जो थे वो निराला जी से बहुत ही प्रभावित थे, क्योंकि वो निराला जो थे एक अच्छे लेखक थे। इसके अलावा वो बताता है, ये लेखक जो इसका है वो बताते हैं कि निराला जी ने इस पंक्ति में, जो पुलिन पर प्रतिमा वाली पंक्ति है, उसमें बताया है इलाहाबाद की जो बदलती हुई प्रकृति है कि किस तरीके से इलाहाबाद में चेंजेस आए, तो उसको गहरे रूप से इस पंक्ति में बताया गया है। इसके अलावा बताता है, इस चैप्टर में है कि इलाहाबाद जो है वो समय के साथ बदल रहा है और पहले जो था वो देश की राजनीतिक, शैक्षिक, साहित्यिक और धार्मिक सभी गतिविधियों का केंद्र था। कहने का मतलब है कि इलाहाबाद की 3 मुख्य धाराएं हैं, एक राजनीति, शिक्षा और एक धर्म। ठीक है, वो इलाहाबाद की गंगा, यमुना, सरस्वती की तरह है। तो इलाहाबाद जो था हर चीज़ में आगे था, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे था, राजनीति के क्षेत्र में आगे था, साहित्य के क्षेत्र में आगे था। लेकिन आज उसकी स्थिति में क्या है, परिवर्तन आ गया है। स्वतंत्रता के बाद उसमें बहुत चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि अब वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में, इलाहाबाद ना तो एक पुराना शहर है ना ही एक नया शहर बन चुका है। अब पहले क्या था कि इलाहाबाद में बहुत सारे स्कूल थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, लेकिन अब क्या है, वो धीरे धीरे सब सिमट रहे हैं। ठीक है,
इलाहाबाद को भविष्य में इनसे ऊपर उठकर बनना था, अलग बनना था, लेकिन ऐसा नहीं हो चुका क्योंकि यहाँ पर अब क्या थी, कुशिक्षा, अन्याय, धर्महीनता, ये सारी दिन दहाड़े बढ़ रही थी। इलाहाबाद की सड़कों में आज क्या है, दिन दहाड़े हिंसा हो रही है, यहाँ पे लड़ाई हो रही है, मार पिटाई हो रही है, रक्तपात हो रहा है। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी बुराइयां हैं जो अब इलाहाबाद में जन्म लेती जा रही हैं। तो लेखक कहता है कि इस शहर की प्रकृति जो है बहुत ही तेजी से बदल रही है। लेखक जो है वो इलाहाबाद के शहर में ही रहा करता था पहले। तो वो क्या था कि बहुत सारे साहित्यकारों से उसकी जान पहचान हो गई थी। बहुत सारे साहित्यकार वहाँ इलाहाबाद में आया करते थे अपने साहित्य लिखने के लिए। तो यहाँ पर बात करिए अज्ञे जी की। अज्ञे जो हैं हमारे एक लेखक हैं। तो इलाहाबाद की सड़कों पर लेखक ने उसे देखा था कि वो इलाहाबाद की हरी भरी सड़कों पर कभी दिख जाते थे, कभी कॉफ़ी हाउस में दिख जाते थे। इसके अलावा उन्होंने मुक्तिबोध को भी देखा था। तो उनकी बहुत जान पहचान बन गई थी इन लेखकों से। तो अब क्या है कि लेखक जो है वो कहते हैं कि पहले ये एक ऐसा केंद्र था जहाँ पर लेखक आते थे और बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ अपनी साहित्य को लिख कर जाते थे। लेकिन आज क्या है कि ये इलाहाबाद कहीं खो चुका है क्योंकि अब साहित्यकार यहाँ पे आ नहीं रहे हैं। ऐसा कुछ तो हुआ है जिससे ये खो चुका है इलाहाबाद। तो कहते हैं कि ना तो हम इसे फावड़े से मतलब खोद के ढूंढ सकते हैं, ना ही हम किताबों के पन्ने पलट कर इलाहाबाद को ढूंढ सकते हैं। इलाहाबाद को ढूंढने के लिए हमें अपनी सांस को बांध कर उसमें डूबने की ज़रूरत है। कहने का मतलब है कि हमें एक निष्कर्ष पे पहुंचना होगा कि हमें अपने अंतरात्मा में झांके देखना होगा कि इलाहाबाद शहर कहाँ चला गया और उसमें ये चेंजेस ऐसे क्यों हो गए, इतनी जल्दी ये बदल क्यों गया। आगे लेखक बोलता है कि हम किसी भी शहर को किसी शीर्षक में या किसी पंक्ति में नहीं बांध सकते। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे न्यूयॉर्क को हम बाइस्कोप कहते हैं, पेरिस को क्या कब्रिस्तान कहा जाता है, और लंदन को बिगड़ैल लड़कों का शहर कहते हैं, दिल्ली को हौजी कहा जाता है। तो मतलब इन बातों से स्पष्ट नहीं हो जाता कि ये शहर हैं कैसे। ठीक है, तो लेखक बताता है कि पहले जो हमारा ये इलाहाबाद शहर है वो अमरूदों का शहर माना जाता है। वहाँ पे बहुत अच्छे अमरूद खाने को मिलते हैं। और अब ये शहर क्या है, गोपनीयता के लिए फेमस हो गया है। गोपनीयता मतलब इन इलाकों में अब चुप्पी पाई जाती है। इलाहाबाद के अगर हम पुराने इलाकों को देखते हैं, उनकी गलियों को देखते हैं, तो बंद मकानों को देखने से हमें गोपनीयता का एहसास होता है। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि इलाहाबाद और कहने का मतलब एक शहर और एक व्यक्ति के बीच के जो संबंध होते हैं उसको दिखाया गया है। उसी तरीके से जो लेखक के संबंध है, लेखक का जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है इलाहाबाद में, उसको इस चैप्टर में अच्छे से बताया गया है। अगर इस चैप्टर की समरी की बात करें तो ये चैप्टर में समरी में यही आता है कि इस चैप्टर में लेखक और जो इलाहाबाद है उनके जो गहरे संबंध थे, जुड़ाव था, उसको बताया गया है। और लेखक जो था इस शहर को बहुत ही अच्छा मानता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे साहित्यकारों का आना जाना हुआ करता था इस शहर में। और बचपन में ही जो लेखक थे वो बहुत से साहित्यकारों के नज़दीक आए। धर्मवीर भारती हैं, इलाचंद्र है, महादेवी बच्चन, पंत, निराला, ये सारे बहुत से साहित्यकारों से वो मिलता जुलता रहता था। तो फिर बताता है, इसमें लेखक ने भी बताया था कि आर्थिक दृष्टि से ये जो है कमज़ोर शहर है, लेकिन शैक्षिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से एक अच्छा शहर था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिक्षा के केंद्र थे, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे ये शहर सिमट सा रहा है। ठीक है, तो लेखक ने बस इसमें इतना ही बताया है कि किस तरीके से एक शहर में चेंजेस आते जाते रहते हैं। अब इस क्वेश्चन के इस चैप्टर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब नहीं आती पुलीन पर प्रतिमा को लेखक इलाहाबाद की खोज का प्रयास क्यों कहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है कि ये चैप्टर में हमने इलाहाबाद की खोज की बात क्यों कही है। इस पंक्ति को पढ़ के हमें ऐसे क्यों लगता है, क्योंकि हमें लेखक ने बताया है कि इलाहाबाद एक ऐसा शहर है जो साहित्यकारों के लिए, लेखकों के लिए एक तीर्थ का स्थान होता है। जिस तरीके से तीर्थ पर लोग घूमने जाते हैं, उसी तरीके से साहित्यकार यहाँ पर आया करते थे। क्योंकि कोई भी रचनाकार हो, कोई भी साहित्यकार हो, अगर वो इस शहर से जुड़ता है तभी वो अपने कार्य में क्या है, सफल हो पाता है, संपूर्ण हो पाता है। इससे जुड़े बिना वो क्या होगा कि असफल रह जाएगा या कहीं कहीं अपूर्ण रह जाएगा। तो लेखक बोलते हैं कि ये जो एक ऐसा शहर है जो धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है। ठीक है, धार्मिक राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है और यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भी ये शहर काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। धर्म स्थान यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे मंदिर हैं, हमें पता है कि लोग घूमने के लिए भी यहाँ जाया करते हैं। इसके अलावा
इसे राजनीतिक केंद्र बोला गया है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की राजनीति बहुत ज़्यादा चली थी। हलचल इस शहर में हमेशा ही होती रहती है। तो निराला जी के व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा लेखक प्रभावित था। निराला जी ने ही ये पंक्ति कही थी कि अब नहीं आती पुलीन पर प्रीतमा, और लेखक को निराला जी के ये वर्ड्स, ये पंक्ति इतनी अच्छी लगी कि लेखक ने इस चैप्टर का नाम इसी पर रख दिया। और इस चैप्टर में हमने इलाहाबाद को खोजने की बात कही थी। तो ये बात निराला जी को पहले ही पता चल गई थी कि अब नहीं आती पुलीन पर प्रीतमा, मतलब कि अब जो है साहित्यकार अब कम आया करते हैं इलाहाबाद में। तो वो इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने ये लाइन लिखी थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं फिनिश होता है। अब करेंगे हम अपना नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब नहीं आती पुलीन पर प्रीतमा, इस लेख के आधार पर निराला जी के व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी है कि निराला का व्यक्तित्व कैसा था, कैरेक्टर के बारे में बताना है इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए। तो निराला जी जो थे वो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, तभी उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि अब इलाहाबाद में क्या हो रहा है कि पुलीन पर प्रीतमा नहीं आती है। ठीक है, वो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, तेजस्वी थे और आंतरिक पक्ष को समझने वाले थे। उन्होंने इस अंदर की भावना को समझा। कोई भी नहीं जान पाया था कि इलाहाबाद में ऐसे चेंजेस आ चुके हैं, हमें बहुत बाद में पता लगा था, लेकिन उनकी इस पंक्ति को पढ़कर हमें पता लग जाता है कि निराला जी को इस बात का पहले से ही आभास हो चुका था। वो बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति थे, करुणामयी थे। तो ये सारे गुण जो हैं, अगर हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि निराला जी जो थे एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और जिनका माइंड जो था बहुत ही स्ट्रांग था, वो आंतरिक पक्ष को समझ लेते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेखक के अनुसार इलाहाबाद शहर के हास के मुख्य कारण क्या है, कि किस तरीके से इलाहाबाद शहर का हास हुआ, कौन से ऐसे रीज़न है जिसके कारण इलाहाबाद शहर पिछड़ गया। तो हमें पता है कि पहले जो था इलाहाबाद शहर काफ़ी अच्छा था, वो सर्वोच्च सत्ता का केंद्र रहा था। ठीक है, लेकिन राजनीति में परिवर्तन आने से ये जो चेंज हो गया, इसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगे। पहले ये जो था वो शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे था, लेकिन अब क्या है, अंग्रेजी सभ्यता के कारण की बात करें कि जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज हो गया था, तो उसके बाद भी क्या था, कुछ टाइम तक ये ऐसा ही का ऐसा रहा कि अंग्रेजी सभ्यता से लोग इतने आकर्षित हो गए कि लोगों ने उस वेस्टर्न कल्चर को अपनाना शुरू कर दिया। आज क्या है, धर्म के नाम पर जनता को लूटा जाता है, जनता का शोषण किया जाता है। न्यायालयों की बात करी जाए, कानून व्यवस्था की बात की जाए, तो सब में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कुव्यवस्था फैली हुई है। यही सारे रीज़न है कि इंसान जो है आज पूरा बदल चुका है, आज वो अपने चरित्र को भूल चुका है। ठीक है, तो इन रीज़नों से ही क्या है कि जो इलाहाबाद इतना अच्छा फेमस हुआ करता था हर क्षेत्र में, राजनीति में, सांस्कृतिक में, साहित्य में, धर्म में, हर मामलों में, तो वो आज क्या है, एक सिर्फ छोटा सा शहर बन के रह गया है, साधारण सा शहर बन गया है। इसके अलावा हमें पता है कि ये आर्थिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ रहा था। इसका बैंक बैलेंस भी क्या है, बहुत ही लो रहता है। तो ये रीज़न थे जो इसके कारण हमारा इलाहाबाद पिछड़ गया। और ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।